हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन 4-5 लेक्चर हो गए सर इसके। अमेंडमेंट हमने देखा कि हाँ, पॉलिटिकल नेचर के पार्टी रास्ता रोको, हड़ताल करो, रेल रोको, ये सारे लोग को पॉलिटिकल नेचर बना सकते हैं। सेक्शन 5 में बात ही थी। सर अब कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसमें अमेंडमेंट था कि पहले कुछ लिमिट तक ट्रांसफर कर सकते थे, 20-25% था। अब बोला कि बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ठीक है, चांसेस हाईली है अमेंडमेंट आने के, क्योंकि अभी तक एफसीआरए से अमेंडमेंट नहीं पूछा गया इस अटेम्प्ट में, दिसंबर 21 में। तो मई में चांसेस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन एक एफसीआरए का अमेंडमेंट आएगा। ठीक है, एमसीक्यू का ज्यादा क्वेश्चन सर्टिफिकेट कैंसिलेशन से आता है, जहां पे ज्यादा चांस होता है कब सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है, कब नहीं हो सकता है। ये सब देख लिया, अच्छा खासा देख लिया। सर आज क्या, सर आज इसको खत्म करते हैं चैप्टर को। ठीक है, चलो सर खत्म करते हैं। हाँ खत्म करते हैं सर। स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 16। ठीक है, सेक्शन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 16 क्या बोलता है सर? इट इज रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट। क्या बोलता है? रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट। सर जैसे आप कहीं की मेंबरशिप लेते हो, तो मेंबरशिप कैंसिल होने से आप एक दो मेंबरशिप लिया तो आप मेंबरशिप का यूज कर रहे हो, बट मान लो मेंबरशिप नहीं यूज कर रहे हो, आप मेंबरशिप को कैंसिल कर देते हो। बट मान लो मेंबरशिप आपको सालों साल चलाना है, या मान लो कोई भी आप पेटेंट लेते हो, कोई भी ट्रेडमार्क लेते हो, आपको सालों साल चलाना है ना, तो कुछ रिन्यूअल का पैसा देना पड़ता है। जैसे हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पढ़ा था कि कोई भी सर्टिफिकेट 5 साल के लिए मिलता है यहाँ पे हमें। तो सर 5 साल बाद फिर से रिन्यूअल कराना पड़ेगा। यस सर, नहीं करवाया तो सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है फिर। तो सर रिन्यूअल करना पड़ेगा। यस, रिन्यूअल क्या होता है? फिर से क्या करो, जो टर्म चला था ना उसको रिन्यू कर दो अगले नेक्स्ट टर्म्स के लिए। सर फिर से उतना ही फीस लगता, नहीं फीस कम लगता है। कभी भी देखो रिन्यूअल्स की फीस कम लगती है हमें। ठीक है, उसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं थोड़ा। रिन्यूअल of certificate shall be must within 6 months। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं यहाँ पे फंसा था। ठीक है, मैं वो बताऊंगा, अपना पर्सन बताऊंगा, मैं फंसा था। बता दो, पहले लिखो बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। सर बताओ, नहीं समझ आया? नहीं समझ आया, सुनो बताता हूँ। सुनो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे था आपका सर्टिफिकेट 5 ईयर के लिए वैलिड था। तो सर रिन्यूअल कब कराना पड़ेगा हमें? रिन्यूअल कराना पड़ेगा आपको 6 मंथ्स पहले। ठीक है, तो रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट शैल मतलब मैंडेटरी बोल रहा है, मे नहीं बोल रहा, शैल बी मस्ट विद इन 6 मंथ्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। एक्सपायरी कहां हो रहा था इसका? यहां पे हो रहा था। तो यहां से बिफोर 6 मंथ्स पहले तक, यहां तक आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? रिन्यूअल के लिए करवाना ही पड़ेगा, रिन्यूअल के लिए बोलना ही पड़ेगा आपको। सर नहीं करवाया तो फिर आपका सर्टिफिकेट सीज टू बी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आपका कैंसिल हो रहा होगा ना, यहाँ से 6 मंथ्स पहले आपको रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो 6 मंथ, मतलब सिंपल बोलूं 4.5 ईयर हो गए ना आपके, 4.5 साल हो गए ना आपके, तो भैया रिन्यूअल करने के रेडी हो जाना। सर सेम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको? MD WTD एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केस में कि उसको खुशखबरी कब देना है रीअपॉइंटमेंट का, उसके टेन्योर खत्म होने से 1 साल पहले। अदरवाइज उसका ना मिसयूज कर सकता है। वो बोलेगा यार मैं तो रीअपॉइंट होऊंगा, क्यों ना मैं कंपनी में अच्छे से काम करूं ना करूं, क्या फर्क पड़ता है। बट 4 साल उसके काम को जज करने के बाद उसको 1 साल पहले, मतलब एक्सपायरी से 1 साल पहले बताएंगे हाँ हमें तुम्हें फिर से रीअपॉइंट करना चाहते हैं। परफेक्ट, 1 सेकेंड, परफेक्ट। ठीक है, चलो अब देखो मैंने क्या बोला, 6 मंथ्स पहले रिन्यूअल का एप्लीकेशन देना होगा, एप्लीकेशन प्लस फीस। तो कितने मंथ पहले? 6 मंथ्स पहले। 6 मंथ्स पहले कब? एक्सपायरी ऑफ टर्म, जिस दिन उसका एक्सपायरी ऑफ टर्म होना है उससे 6 मंथ्स पहले हमें देना पड़ेगा, रिन्यूअल का एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है सर, एग्जाम में क्वेश्चन क्या फंसा था मेरे से? एग्जाम में नहीं, टेस्ट में क्वेश्चन क्या हुआ था सुनो। एक पॉइंट और लिखो फिर मैं क्लियर करता हूँ। CG आफ्टर, मैं एक डायग्राम बना के क्लियर करूंगा, आप समझो। CG आफ्टर इंक्वायरी एंड चेकिंग, जस्ट वेट। CG आफ्टर इंक्वायरी एंड चेकिंग ऑफ ऑल प्रोविजंस ग्रांट अ रिन्यूअल सर्टिफिकेट। ये याद रखना अभी जो लिखवाने वाला हूं, विद इन 90 डेज। सर यहाँ पे मैं फंसा था,
सर क्या फंसे थे आप? देखो मेरे दिमाग में तो ये था कि हाँ बताता हूँ, मेरे दिमाग में ये था कि मान लो यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 को इसने सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन दिया था, तो सर्टिफिकेट 5 साल के लिए वैलिड होता है, हमें पता है। तो 31 मार्च 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 मार्च 2021 तक क्या था, इसका यहाँ पे एक्सपायरी होना था। सर रिन्यूअल कितने दिन पहले, मतलब आपको रिन्यू कराना मतलब उसको फिर से आगे बढ़ाना है, मतलब 5 साल और आगे बढ़ाना है जो भी है, तो आपको कब रिन्यूअल करना पड़ेगा? आपको 6 मंथ्स पहले। सर इन सिंपल बोलो तो 1 अक्टूबर मान लो, 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एक जो भी समझ लो 1 अक्टूबर 6 मंथ्स हो रहा होगा शायद, 6 मंथ्स पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रिन्यूअल की एप्लीकेशन लाना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2020 समझ लो, ठीक है, रिन्यूअल का एप्लीकेशन। सर एग्जाम मॉक में मेरे क्या गलती हुई थी ना, वहाँ लिखा होता है सीजी कितने दिन में रिन्यूअल सर्टिफिकेट दे सकता है उसको, मेरे दिमाग में था, ऑप्शन में डाल भी दिया उसने 6 मंथ्स, मैंने रिन्यूअल वर्ड देखा और 6 मंथ पे टिक मार दिया। भाई वो रिन्यूअल, ये 6 मंथ्स पहले एप्लीकेशन देने की क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन की लिमिट है कि आपको एक्सपायरी से 6 मंथ्स पहले एप्लीकेशन सबमिट करना है। सीधी यहां से 90 डेज का टाइम लेगा, जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया ना रिन्यूअल का, उसको चेक करके सर्टिफिकेट देने का। तो सर देयर इज अ 2 टाइम लिमिट, 6 मंथ्स पहले हमें एप्लीकेशन देना है, और जिस दिन हम एप्लीकेशन दिए ना, यहां से 90 डेज में सीजी इंक्वायरी, डिलिब्रेशन, एनालिसिस जो बोल लो वो करके आपको क्या देगा? एक रिन्यूअल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। तो सर एग्जाम में रिन्यूअल देख के ये मत घूम जाना 6 मंथ्स ही नहीं, देयर इज अ 2 टाइम लिमिट। 6 मंथ्स रिन्यूअल का एप्लीकेशन डालने की लिमिट है एक्सपायरी से, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीजी कितने दिन में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा? तो सीजी आफ्टर इंक्वायरी एंड चेकिंग ऑफ ऑल प्रोविजंस ग्रांट अ रिन्यूअल सर्टिफिकेट। सीजी रिन्यूअल सर्टिफिकेट कब देगा? विद इन 90 डेज, मतलब यहां से 90 डेज में एक एप्लीकेशन जो फाइल हुआ है उसके 90 डेज तक में आपको रिन्यूअल सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देगा, सीजी रिन्यूअल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। सर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कितने दिन पहले एप्लीकेशन देना है? 6 मंथ्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। सीजी कितने दिन में आपको एक सर्टिफिकेट देगा? 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। 2 टाइम लिमिट याद रखना, 6 मंथ्स और 90 डेज, दोनों अलग अलग टाइम लिमिट है, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट और लिखो, ये इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में देखा होता है, मैं खुद फंसा हूं, मैं क्यों बताऊं, मैं खुद फंसा था, ठीक है। चलो वैलिडेटिंग ऑफ सर्टिफिकेट इज 5 ईयर, ठीक है, एंड रिन्यूअल डन within 6 months before expiry of his 5-year term। जो भी उसका 5 साल का टर्म है ना, उसके एक्सपायरी से 6 मंथ्स बिफोर उसको क्या करना पड़ेगा? रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो वैलिडिटी का सर्टिफिकेट 5 ईयर, रिन्यूअल डन विद इन 6 मंथ्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज 5-year टर्म। और सुनो एडिशन पॉइंट्स है ये सारे। इफ सर एप्लीकेशन नहीं किया तो, इफ नो एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, सर एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ, कौन सा? रिन्यूअल वाला। सर मतलब वो जो मैं पीछे देखा था ना, यहाँ पे ना कोई एप्लीकेशन रिसीव ही नहीं हुआ सीजी को, तो सर क्या होगा फिर? ठीक है, इफ नो एप्लीकेशन रिसीव, कौन सा एप्लीकेशन? रिन्यूअल वाला। देन वैलिडिटी हैज सीज्ड फ्रॉम द एंड ऑफ 5 years, ठीक है, एंड अप्लाइड फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, मतलब भाई फिर से रजिस्ट्रेशन लेने के लिए तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, अब तुम्हारा रिन्यूअल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सर बताओ एग्जाम इसमें, सर मान लो आपने यहाँ पे क्या हुआ, जो 6 मंथ बिफोर ना आपने एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं कर पाए, तो याद रखना फिर तो आपका चांस नहीं है, फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा, सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा, तुम्हें फिर से फ्रेश एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, अब रिन्यू नहीं हो पाएगा, तुम्हें फिर से फ्रेश डालना पड़ेगा। तो ये याद रखना, जब तुम सर्टिफिकेट लोगे ना एफसीआरए का, तो 4 साल 4.5 साल होने के बाद
तुरंत जाके रिन्यूअल करवा लेना, ठीक है। सर नहीं करवा पाए तो भैया तुम्हारा सर्टिफिकेट हो जाएगा कैंसिल फ्रॉम द जो भी टर्म था 5 साल खत्म होते हैं, तो सर्टिफिकेट हो जाएगा कैंसिल, तुम्हें फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फ्रेश रिन्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें फिर एक प्रोवाइडेड का सेक्शन आया, सुनो, ठीक है, सुनो। इफ अ पर्सन provides sufficient reason for not submitting the renewal form। सब मतलब इलनेस हो गया, कोरोना का आउटब्रेक आ गया, ठीक है सर, और इलनेस हो गया, कोरोना एक्सीडेंट हो गया। हाँ हो सकता है ना कि जो भी इसका यहाँ पे 5 साल हो रहा था, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डालना था 6 मंथ्स बिफोर, अब यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं डाल पाया, रीजन क्या था, इलनेस हो गया, इसको कोरोना आउटब्रेक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, अब भाई बंदा वो कोमा में चला गया, वो कोमा में जाना बंदा कहाँ से रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन डाल पाएगा। लॉजिक वाली पॉइंट है ना, लॉजिक है। तो भाई सिंपल सी बात है, इफ अ पर्सन प्रोवाइड्स सफिशिएंट रीजन, अब उसने सफिशिएंट रीजन एज एप्लीकेशन डाल दिया सीजी को, देखो सीजी भाई जो भी सीजी सर हम एप्लीकेशन नहीं डाल पाए थे रिन्यूअल का बिकॉज हम कोरोना से पीड़ित हो गए थे, कोरोना से हम 2-3 महीने कोरोना बेड रेस्ट पे थे, या हम एक्सीडेंट हो गया, हम कोमा में थे, तो हाउ कैन आई फाइल माय एप्लीकेशन। तो सीजी बोलता है ठीक है हम तुम्हें एक छूट दे सकते हैं। सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन दैट पर्सन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 years, मतलब यहां से 5 years, आफ्टर एक्सपायरी 5 years भी कर सकता है, बट विथ लेट फीस ऑफ ₹5,000, ठीक है। तो आपका टाइम खत्म हो गया है ना, फिर भी बोल दिया जाएगा आपके पास अगर सफिशिएंट रीजन है, सफिशिएंट कॉज है कि आपको इलनेस हो गया, कोरोना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई सफिशिएंट रीजन, कोई ऐसा एग्जांपल ये बता रहा हूं मैं, तो वो पर्सन भी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 years भी एप्लीकेशन कर सकता है फॉर रिन्यूअल। फ्रेश तो भाई अगर नहीं कुछ तुम्हारे पास सफिशिएंट कॉज है, तुम्हें फिर से फ्रेश डालना पड़ेगा क्योंकि तुमने 6 महीने पहले एप्लीकेशन नहीं डाला, बट तुम्हें बता दिया कोई सफिशिएंट कॉज था, तुम रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन फिर से डाल सकते हो। लेट फीस लगेगा 5,000 रुपया, बट याद रखना इसमें एक बहुत बड़ा लॉजिक है, सुनो, बट नॉट लेटर देन 1 year फ्रॉम एक्सपायरी। सब बताओ एक बार, सुनो अच्छे से एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 को इसने सर्टिफिकेट लिया, 5 साल के लिए था, बंदा मिस्टर ए, इनको एप्लीकेशन कब तक डालना था, 6 months बिफोर। कौन सा एप्लीकेशन, रिन्यूअल का। इसने एप्लीकेशन नहीं डाला तो इसका यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगा, और यहां पे इसको फ्रेश के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यह है पहला केस, नहीं डाल पाए, फ्रेश के अप्लाई करना पड़ेगा, डाल दिए तो भैया तुम्हारा रिन्यूअल हो जाएगा, फिर रिन्यूअल हो जाएगा तो सीजी तुम्हें 90 days के अंदर एक फ्रेश सर्टिफिकेट देगा। ये 2 केस याद रखना, 6 month तुम्हारा एप्लीकेशन है, 90 days सीजी एप्लीकेशन को देखते हुए सर्टिफिकेट देगा। सर सेकंड केस, 1 अप्रैल 2016 को तुमने डाला, 5 साल यहां खत्म हो रहा था, ठीक है। हमें पता है 6 months पहले देना पड़ता है एप्लीकेशन, 6 months पहले एप्लीकेशन देना था, इस बंदे ने एप्लीकेशन नहीं दिया, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, टाइम खत्म हो गया, एक्सपायरी हो गया। अभी बंदा सीजी पास आया, सीजी मैं एक्सीडेंट हो गया था मेरा, मैं चला गया था कोमा में चला गया था सीजी, मैं कैसे देता एप्लीकेशन। सीजी बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा सफिशिएंट रीजन लग रहा है, सफिशिएंट कॉज है, एक काम करते हो तुम्हें मैं बोलता हूं कि तुम दे सकते हो, फिर से एप्लीकेशन दे सकते हो आफ्टर 5 year, कोई फ्रेश नहीं डालना, रिन्यूअल के दे सकते हो। 5,000 रुपये का देना, तुम दक्षिणा दे देना, मतलब फाइन दे देना, लेट फीस दे देना, कितना, 5,000 रुपये, परफेक्ट 5,000 लेट फीस देना। बट याद रखना तुम्हें मैक्सिमम 1 year का टाइम देंगे, ठीक है,
यहाँ से जो यहाँ पे है ना, ये एक ईयर है, मतलब देखो ये कोमा में उठ के आया और मान लो ये एक ईयर लैप्स कर गया था, मान लो 2021-31 मार्च था, और यहाँ पे मान लो एक ईयर हो रहा था 1 अप्रैल 2022, अब ये कोमा में उठ के आया 30 मई, भाई एक ईयर लैप्स कर गया, फिर तुम्हें कोई चांस नहीं है। मतलब तुम्हारे पास बोल दिया गया कि सफिशिएंट रीजन भी है ना, तो एक्सपायरी डेट से एक ईयर के अंदर आ जाना, एक ईयर के अंदर आके हमें बोल देना कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, हम तुम्हें अलाउ कर देंगे, बट लेट फीस 5,000 रुपये लेंगे। परफेक्ट, हम तुम्हें अलाउ कर देंगे, लेट फीस 5,000 रुपये लेंगे। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एक ईयर मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है, कोई भी सफिशिएंट रीजन है 1 साल के अंदर बता दें, जब तुम्हारा डेट एक्सपायरी हो रहा है वहां से 1 साल के अंदर। परफेक्ट, क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स बचे हुए हैं, धीरे करके इसको खत्म करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एडिशनल पॉइंट है, मैं ये नहीं बोलूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या है कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताइए। सुनो, ये मैंने ऑलरेडी बताया, कहीं ना कहीं मैं इसको डिस्कस किया हूँ। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव ओनली इन FCRA अकाउंट। सर एक सेपरेट अकाउंट होता है फॉर एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट होता है फॉर रिसीविंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो कि हमारा फॉरेन सोर्स से आता है। तो आपको एक FCRA अकाउंट खुलाना पड़ेगा किसी बैंक में, जो क्या करेगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या करेगा रिसीव की बात कर रहा हूं मैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करेगा। क्या करेगा, फॉरेन कंट्री रिसीव करेगा, कहां करेगा, सेपरेट बैंक अकाउंट में, दैट इज नोन एज FCRA अकाउंट, ठीक है। एंड ओनली वन अकाउंट टू बी मेंटेन, ठीक है। एक ही अकाउंट क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा फॉर रिसीविंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सुनो, प्रोवाइडेड दैट such person may open one or more account for utilization of foreign contribution। बताओ सर क्या लिखा सर आपने। देखो मैंने क्या बोला, रिसीव करने के लिए आपके पास एक सेपरेट बैंक अकाउंट होगा, दैट इज नोन एज FCRA अकाउंट, बट यूटिलाइज करने के लिए आपके पास ना एक से ज्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर यूटिलाइजेशन यू हैव मे हैव आल्सो वन और मोर अकाउंट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बट करेंसी जब आ रहा है ना, तो ये एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट जाना चाहिए, दैट इज FCRA अकाउंट। बट करेंसी जब आने के बाद जो यूज करोगे ना करेंसी को, वो चाहे तो किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आप वहां से यूज कर सकते हो। तो यूज करने के लिए एक से ज्यादा बैंक अकाउंट खुला सकते हो, एक ही बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट खुलवा लो, या मोर देन वन बैंक अकाउंट खुलवा लो, यूज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें भी कुछ बता दिया, सुनो, ठीक है। फॉर फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, ठीक है, बट देयर इज नॉट एनी फर्दर funds other than foreign contribution shall be received or deposited in any account। सब बताओ। देखो मैंने क्या बोला, फॉरेन करेंसी आने के लिए आपके पास एक सेपरेट बैंक अकाउंट चाहिए, यूटिलाइज करने के लिए आप उसको ट्रांसफर करके किसी बैंक अकाउंट से यूटिलाइज कर सकते हो। बट एक एक्सेप्शन क्या डाला है इसने, एक अलग से क्या बात बोली है, ये बोला है कि तुम्हें बस उस बैंक अकाउंट या जितने बैंक अकाउंट तुम्हारे हैं, जितने भी बैंक अकाउंट तुम्हारे हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव या यूटिलाइज कर रहे हैं, दोनों बोलना, रिसीव या यूटिलाइज कर रहे हैं, उसमें अलग से कोई भी फंड नहीं आना चाहिए, कॉमर्शियल फंड नहीं आना चाहिए, सेल परचेज का फंड नहीं आना चाहिए, मान लो बिजनेस कर रहे हो उसका कोई पैसा नहीं आना चाहिए, लोन पे देते हो उसका पैसा नहीं आना चाहिए। तो सर मतलब एक एग्जांपल समझाओ, ये फॉरेन सोर्स से पैसा आया, आपने एक एक्सक्लूसिव FCRA अकाउंट में डाल दिया, अब FCRA अकाउंट से आपने ट्रांसफर कर दिया बहुत सारे अकाउंट्स में, ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, ये अकाउंट सारे यूटिलाइज हुआ। तो रिसीव करने के लिए एक सेपरेट FCRA अकाउंट है, यूटिलाइज करने के लिए 3-4 अकाउंट हो सकते हैं, बट इस 3-4 अकाउंट में सिर्फ आपने क्या बोला, फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन डाला है। सर अदर मनी क्या इसमें डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो सिंपल सी बात है, यूटिलाइज करो, यूटिलाइज करने तुम एक से ज्यादा अकाउंट खुलाओ, बट याद रखना उसमें ये मत कर देना कि कहते नहीं एक ही बर्तन में आप दाल चावल मिला के मिक्स मत कर देना, खिचड़ी नहीं बना देना। सिंपल दाल की बर्तन अलग, चावल की बर्तन अलग,
तो ये सिंपल आप मान लो चावल है सारे, ठीक है, राइस है, तो सब सिर्फ राइस रहेंगे इसमें। अब बाकी ये दाल को नहीं डाल सकते इसके अंदर, अदरवाइज क्या होगा, कंट्रोलिंग करना मुश्किल हो जाएगा, अकाउंटिंग करना मुश्किल हो जाएगा, ऑडिटिंग करना मुश्किल हो जाएगा, और मॉनिटरिंग करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, कौन सा अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। इसलिए बोल दिया कि आप खुलाओ, आप यूटिलाइज करने के एक से ज्यादा अकाउंट खुलाओ, बट आप उसमें याद रखना ज्यादा कुछ मिक्स मत करना पैसा, ज्यादा कुछ क्या, बिल्कुल मिक्स मत करना पैसा, ठीक है। चलो सर एमसीक्यू, जहां एमसीक्यू लिखूंगा ध्यान देना सर, क्या एमसीक्यू सुनो। द बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था ऐसा, द बैंक shall report to CG within 48 hours of any transaction in respect of in a transaction in respect of, sorry, in respect of receipt or utilization of foreign contribution। सर मतलब मैंने क्या बोला, फॉरेन सोर्स से पैसा आया आपके पास, आपने FCRA अकाउंट में डाल दिया। अब बैंक पहले ही से बनती है, क्योंकि पहले से बैंक बनाना पड़ता था, अब रजिस्ट्रेशन करने जाओगे बैंक के बारे में बताओगे आपका FCRA अकाउंट इस बैंक में है, तो ऑलरेडी बात है बैंक बनी हुई थी, आपने पैसा आया बस बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया, मान लो 50 लाख, तो इस बैंक को है ना 48 आवर्स के अंदर, विद इन 48 आवर्स के अंदर CG को रिपोर्ट करना है कि हाँ देखो फलना जगह से ऐसे 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 फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है इतने इतने का, ठीक है। या मान लो फिर कर लो कि फिर एक और फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया 20 लाख का, तो याद रखना 48 आवर्स में बैंक CG को ना रिपोर्ट करते रहेगी। या मान लो इसने किसी और बैंक में डिपॉजिट करवाया और ये यूटिलाइज कर दिया पैसा, तो सबको क्या करना है, CG को रिपोर्ट करना कितने, 48 आवर्स में। द बैंक शैल, मतलब मैंडेटरी बोला रिपोर्टिंग के लिए, शैल रिपोर्ट टू CG सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 48 आवर, 48 आवर तक का मैक्सिमम टाइम दिया हुआ, CG को आराम से रिपोर्ट कर दो ऑफ एनी ट्रांजेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीप्ट हो रहा है उसके लिए भी, या मान लो 50 लाख उसको मिला, इसने यहीं से यूटिलाइज कर दिया बिल्डिंग बनाने के लिए 20 लाख, तो ये 20 लाख का यूज भी किया ना, वो भी बताओ CG को। तो रिसीप्ट और यूटिलाइजेशन दोनों बताओ, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है किसको, CG को बताओ। 48 आवर्स के अंदर मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है, ठीक है। वेदर सच पर्सन इज रजिस्टर्ड और नॉट, वेदर सच पर्सन इज रजिस्टर्ड और नॉट, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्या पर्सन रजिस्टर हो तभी बताएगा, नहीं, पर्सन रजिस्टर हो या ना हो, FCRA अकाउंट में पैसा आ रहा है आप डाल सकते हो। सर क्योंकि इसने देखो सुनो ये लाइन क्यों लिखा, सर देखो FCRA अकाउंट पहले बनता है, फिर हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो मान लो FCRA अकाउंट बना लिया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई चल रहा था, बंदे ने पैसा मंगाया और FCRA अकाउंट में डलवा दिया, पहली बात गलत किया, विदाउट रजिस्ट्रेशन में पैसा डलवा नहीं सकते हैं, तो उस बैंक को तब भी ना रिपोर्ट करना पड़ेगा CG को। तो रिपोर्ट करने की लिमिट ये नहीं है कि सिर्फ रजिस्टर होगा तभी रिपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं, बैंक के पास पैसा जब भी आया, बैंक जब भी पैसा यूज किया ना, उसको रिपोर्ट करना है CG को विद इन 48 आवर्स, ठीक है। सब किसका ऑब्लिगेशन है, ये बैंक का, तो सर उस पर्सन का ऑब्लिगेशन नहीं है, पर्सन का भी ऑब्लिगेशन है। सर क्या ऑब्लिगेशन है, सुनो, एंड सच पर्सन आर ऑल्सो required to intimate CG central government in case of any foreign contribution received plus copy of statement duly certified by बैंक। सर नहीं समझा, बताओ। देखो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 48 आवर्स में आपको इन्फॉर्म करना है, चाहे जो भी यूटिलाइज हुआ जो भी रिसीव्ड हुआ, बट उस पर्सन को भी है ना रिक्वायर्ड टू इंटीमेट, पर्सन को भी रिक्वायर करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा CG को, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हुआ ना, साथ साथ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट जो बैंक सर्टिफाई करेगा। बैंक से हम हर दिन या हर महीने के हिसाब से कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट मांग सकते हैं कि या स्टेटमेंट मांग सकते हैं, हमारा बैंक स्टेटमेंट निकलता है हर बैंक के पास। आप कभी भी ITA फाइल किया होगा, आपको पता होगा कि उस बंदे का बैंक स्टेटमेंट होगा, तो आपका जो भी बैंक स्टेटमेंट आया ना, वो भी क्या करो, आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी रिसीव्ड हुआ है ना, तो प्लस फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी रिसीव्ड हुआ उसका ट्रांजैक्शन प्लस कॉपी ऑफ स्टेटमेंट निकाल के बैंक सर्टिफाई करके सबमिट कर दो CG को। ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये मैं लेस इंपॉर्टेंस समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा क्राइटेरिया नहीं है, डेज का वीक्स का क्राइटेरिया नहीं है, बट वहाँ पे क्राइटेरिया है, क्योंकि वहाँ पे 48 आवर्स आया ना, तो जहाँ पे आवर्स गेम आएगा सोचो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, ठीक है। चलो दैट्स इट, इतना ही था।
एक 10 मिनट टॉपिक और है, उसको कवर कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर खत्म हो गया, इसको टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा टॉपिक और बाकी है, उसको क्लियर कर लेते हैं। सर क्या है, सुनो, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। सर अब यहाँ से ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन अपनी आखिरी सांसों पे 5% बचा है, 10% बचा है, बहुत माइनर है। स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के। सर ये कुछ नहीं है, ये तो ईजी है, ये सब तो बस दिमाग वाली बातें, बस कुछ नहीं बोला, सिंपल बोला। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अब जो भी क्या है सिंपल देखो, मैं इस पे एक डायग्राम बना के समझा दूंगा आपको। जो भी कौन है, ऑथोराइज पर्सन। सर ऑथोराइज पर्सन क्या कौन होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट और यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑथराइज पर्सन, उसको क्या करना है, मस्ट मेंटेन ए सेपरेट अकाउंट फॉर अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड और ऑल्सो रिक्वायर्ड टू। देखो सेपरेट अकाउंट, ये बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं वो बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। सेपरेट अकाउंट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। मस्ट मेंटेन बुक्स अकाउंट, जैसे आप टैली में अपने बुक्स अकाउंट को बना के मेंटेन करते हो ना, टैली में एंट्री मारते हो, फिर आपका पूरा स्टेट बुक्स अकाउंट बनता है। तो एक सिंपल सी बात है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड और ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूटिलाइज्ड। मतलब सिंपल सा मैं एक वन लाइन बताऊं, आपको जितने भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड या यूटिलाइज कर रहे हो ना, उसका एक सेपरेट बुक अकाउंट बनाना। मान लो 1 अक्टूबर को तुमने फॉरेन कंट्री 50 लाख रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किस बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट किस बैंक में किया, और टू ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सेकंड मान लो थर्ड अक्टूबर यूटिलाइज किया, तो भाई कहाँ यूटिलाइज किया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे करके ना प्रॉपर एक बुक्स अकाउंट बना के प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं है जो मैंने एफसीआर अकाउंट की बात की थी, नहीं, यहाँ पे सेपरेट बैंक अकाउंट का मतलब हो गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहा है। तो हर ऑथराइज पर्सन को जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव या एक्सेप्ट यूटिलाइज कर रहा है, मस्ट मेंटेन, मैंडेटरी मेंटेन करना होगा सेपरेट अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूटिलाइज्ड। परफेक्ट, चलो कुछ नहीं, अब दम ही नहीं यार। अब कुछ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स वाले बात बोल दिया, अकाउंट बना लिया तो भाई ऑडिट कराना ही पड़ेगा, सीए पास जाना ही पड़ेगा, अच्छी बात है, ठीक है। चलो, इफ एनी ऑथराइज्ड पर्सन sorry fails to furnish any intimation under this act or not in accordance with laws and contravenes any act, ठीक है। देन यहां से याद रखना, देखो कोई भी पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन सेम वही फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रिसीव्ड जो एक्सेप्ट कर रहा है, फेल्स टू फर्निश एनी इंटीमेशन। सर इंटीमेशन 20% से उसने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज किया, उसको इंटीमेट नहीं किया सीजी को, या मान लो 25% ज्यादा किसी को मिस यूटिलाइज फंड जो सीज हो गए, सस्पेंड हो जाते हैं, वो यूटिलाइज किया, सीजी को इन्फॉर्म नहीं किया, कोई भी उल्लंघन कर रहे हो ना इस एक्ट का, और वो अकॉर्डिंग विद लॉज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो क्या करेंगे, देन बाय अनाउंसमेंट इन ऑफिशियल गैजेट, ठीक है, टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ सच authorized person regarding। अब आर्मी को थोड़ी ना ऑडिट करेगा, पकड़ के ऐसे चेक करेगा, पुलिस इंस्पेक्टर जो आर्मी वाले लोग मेट्रो पे चेक करता है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, उस पर्सन का ऑडिट होगा, बट रिगार्डिंग इट इज बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करने का ऑर्डर पास करेगा, ठीक है, सीजी पास करेगा, ऑर्डर पास करेगा, देन CG by announcement in official gazette to conduct audit of such authorized person regarding his books of account, ठीक है, books of account, and also give power to enter in any
premises after sunrise, after sunrise and before sunset। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आफ्टर सनराइज मतलब सर सूरज 6 बजे मान लो उग रहा है तो उसके 7 बजे या 6 बजे के बाद, और बिफोर सनसेट मतलब 7 बजे मान लो सूरज ढलने वाला है, उसके पहले आप इंटर कर सकते हो, प्रेमाइसिस में इंटर कर सकते हो जहां पे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होंगे उसको चेक करने के लिए। तो सर ऑडिट कब करा सकते हैं? जब आप किसी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो इस एक्ट में, तो आपके जो भी अकाउंट्स बने हुए ना, बुक्स ऑफ अकाउंट बने हुए ना, उसका ऑडिट करने का ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। साथ साथ आपका क्या हो सकता है, ऑफिसर के पास पावर है, ऑफिसर हैव टू पावर टू एंटर इन एनी प्रेमाइसेस, ऑफिसर के पास पावर है। ऑडिट हो गया यहां पे। एंड ऑल्सो ऑफिसर हैव पावर टू एंटर इन एनी प्रेमाइसेस आफ्टर सनराइज, मतलब सुबह 6 AM एग्जाम्पल बता रहा हूं के बाद, और शाम 7 बजे से पहले किसी प्रेमाइसिस के अंदर एंटर करके उसका बुक्स अकाउंट चेक कर सकता है, सीज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लास्ट लिख लो एक, अगर सीजी को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, डिटरमाइंड दैट सच पर्सन इज नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट foreign contribution, then seize such foreign contribution by CG। ये सब एडिशनल पॉइंट्स है। अकाउंट मेंटेन करना है, यस, फॉर रिसीविंग एंड यूटिलाइजिंग दोनों का सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। प्रॉपर ऑडिट हो सकता है जब कंट्रोलिंग करोगे, ऑडिट करा सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के। ऑल्सो ऑफिसर के पास पावर दे सकते हैं कि आपका जहां जहां बुक्स अकाउंट मेंटेन है उसको चेक करने का। आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनराइज, बिफोर सनसेट, सीजी के पास पावर है कि सच पर्सन इज नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, देन उसके फॉरेन कंट्रीब्यूशन सीज कर सकता है सीजी। दैट्स इट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन खत्म। छोटे मोटे पॉइंट होंगे, स्टडी मैट्रिक्स में डाल दूंगा, बट मोस्टली मैंने स्टार्टिंग के 4 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन ही इसका इंपॉर्टेंट है यार। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फॉरेन सोर्स कौन होते हैं। इस बार एमटीपी में मैंने एक फॉरेन सोर्स का क्वेश्चन देखा था, फॉरेन सोर्स का क्वेश्चन देखा था, मल्टी एमएनसी का देखा था। मैं आपसे डिस्कस भी कर देता हूँ कि कंपनी है ना थाईलैंड में या यूएसए में बनी थी और उसका इंडिया में बिजनेस ऑपरेशन था, तो क्या वो एमएनसी है? यस। एमएनसी कौन होता है? जिस जो बाहर इनकॉर्पोरेट, पहली बात इंडिया में इनकॉर्पोरेट होने के लिए एमएनसी नहीं होती। सेकंड, उसका 2 और मोर जगह बिजनेस ऑपरेशन हो, तो वो थाईलैंड में बनी प्लस 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस ऑपरेशन, तो थाईलैंड में बिजनेस ऑपरेशन था और इंडिया में बिजनेस ऑपरेशन था। 2 और मोर कंट्रीज में बिजनेस ऑपरेशन होना चाहिए, यस, तो देन वो एमएनसी है। तो मेरे को लग रहा था एमएनसी क्वेश्चन आने वाला चांसेस हाई है, तो वो याद कर लेना क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो सेक्शन नंबर 5 हड़ताल, भारत बंद, वो इंपॉर्टेंट है, या एक रूल अमेंडमेंट हुआ था कि आप किसी को फॉरेन कंट्री से ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस वाला बहुत बार आ चुका है, उसमें याद ना सिक्योर डिवेंचर्स में लगा सकते हैं पैसा, स्पेकुलेटिव में नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो दैट्स इट। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना हो बता देना। मैं नेक्स्ट टारगेट मेरे को लग रहा है कि आईबीसी या मीटिंग ऑफ बोर्ड में लूंगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, आग लगा देना भाई। मैं